हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास टेंथ के फिजिक्स पार्ट्स को, किसको, फिजिक्स को, और डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को। उस पेपर्स में पूरा डिस्कशन किया जाएगा, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया जाएगा, और कोशिश रहेगी कि बहुत इजी वे में, और ये कोशिश रहे कि बहुत अच्छे से क्या कर दिया जाए कि डिस्कशन हो, जिससे तुम्हें क्या हो, यूजफुल हो। दूसरी चीज बेटा मुझे ये मेंशन करना था कि अभी तक के जितने डिस्कशन हुए हैं वो थोड़े से इजी पेपर्स के थे, तो वो इजी पेपर्स होने की वजह से बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं हो रहा था, बहुत कम कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो रहे थे। लेकिन अब इस पेपर्स में जो अब से डिस्कशन स्टार्ट होगा वो थोड़े से अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस हैं, मींस कि ऐसे कह सकते हैं थोड़े से हाई और मॉडरेट लेवल्स के बिटवीन के क्वेश्चंस हैं। तो थोड़ा सा बेटा जो कॉन्सेप्ट आएगा बहुत ध्यान से देखना, और फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू कर रहे हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में सेक्शन सी है। सेक्शन सी ही पेपर्स में फिजिक्स पार्ट्स आता है। सेक्शन सी ही क्या होता है, फिजिक्स पार्ट्स आता है। तो फिर अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। मींस कि फिजिक्स के फर्स्ट क्वेश्चन, और पेपर्स में वैसे विच क्वेश्चन नंबर इज, इट इज 30। देयर 3 स्टूडेंट्स x, y and z focus at distant buildings, means कि किसी दूर की बिल्डिंग्स को दे फोकस्ड ऑन अ स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर्स टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। किस लिए फोकस कर रहे हैं कि मींस कि 3 स्टूडेंट्स हैं x, y and z, फोकस कर रहे हैं किसी दूर की बिल्डिंग को, डिस्टेंट बिल्डिंग्स को, कहाँ पे, स्क्रीन पे, क्या यूज करके, कॉनकेव मिरर यूज करके, टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। क्या करने के लिए, फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए। दे मेजर द फॉलोइंग डिस्टेंस। अब हम क्या कर रहे हैं, वन बाय वन हम उनके क्वेश्चंस के बिहाफ पे उनको क्या करते हैं, मार्क कर रहे हैं। डिस्टेंस स्टूडेंट एक्स ने क्या किया है कि मींस कि हम ऐसे 3 मिरर्स बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर स्टूडेंट एक्स, ब्लैक पेन फॉर स्टूडेंट एक्स। ठीक है, इसने क्या किया कि ये कोई ऑब्जेक्ट आया, मींस ये हमारा क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, क्या है, आउटसाइड पॉलिश है, यहाँ पे हमारा फोकस है, और यहाँ पे हमारा क्या है, सी है। ये पॉइंट हमारी क्या है, पी है। अब वो क्या रहा है, क्योंकि जो डिस्टेंस मिरर ऑब्जेक्ट्स की जो फोकस होती है वो कहाँ पे फोकस करते हैं, एफ पे। तो एक्स ने क्या मेजर किया, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू स्क्रीन। उसने क्या किया कि जो डिस्टेंस, स्क्रीन कहाँ पे, जहाँ पे इमेज बनती है उसको स्क्रीन बोलते हैं, तो इसने जो मेजर किया वो ये किया, मींस कि क्या, एफ से और पी के बिटवीन के डिस्टेंस को मेजर किया। ठीक है, नेक्स्ट वाई क्या कर रहे हैं, वाई के लिए भी हम क्या कर देते हैं, इमेज बना लेते हैं। वाई हमारा रेड पेन के लिए। अब हमारे पास ये सिचुएशंस है, वाई के लिए हमने मिरर बनाया, इनके लिए भी फोकस मार्क की, इनके लिए भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस पॉइंट इज पोल। मींस कि क्या हो रहा है, इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही थी, इन्फिनिटी से कोई लाइट रेज आ रही थी, मींस डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से इसकी भी क्या की हुई, फोकस हुई, इसकी भी क्या हुई, फोकस हुई सेंटर पे। लेकिन ये डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग टू स्क्रीन। मींस कि ये यहां से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, मतलब यहां से लेके और यहां तक, कहां तक, यहां तक। ठीक है, अब थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नेम्स इज जी। ठीक है, ये भी फिर क्या किया, इन्होंने मिरर्स लिया, मिरर्स के अक्रॉस में इन्होंने क्या किया कि डिस्टेंस लिया, कोई ऑब्जेक्ट आई पैरेलल में, इसके फोकस और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दिस पॉइंट इज पी। रिफ्लेक्शन के बाद कहां से, फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हुई। और अब क्या हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू मिरर्स। अब ये क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग्स टू मिरर्स तक। तो बिल्डिंग्स टू मिरर मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस मेजर करें। ये किसका डिस्टेंस है, ये z का डिस्टेंस है, ये किसका डिस्टेंस है, ये y का डिस्टेंस है, और ये किसका डिस्टेंस है, x का डिस्टेंस है। ठीक है, अब कौन एक्चुअल में फोकल लेंथ मेजर कर पाएगा, क्योंकि इनका काम क्या था, डिटरमाइन दी फोकल लेंथ। क्या करने के लिए, फोकल लेंथ के लिए। ध्यान देना बेटा, जब ऑब्जेक्ट से मिरर तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, यू। क्या बोलते हैं, यू। जब ऑब्जेक्ट से स्क्रीन तक की डिस्टेंस मेजर करते हैं तो जनरली ये कोई डिस्टेंस होती नहीं है। ठीक है, जो मिरर से स्क्रीन तक की डिस्टेंस होती है वो होती है एफ। तो किसने सही से मेजर किया, विच हु मेजर द फोकल लेंथ करेक्टली, ओनली एक्स, ओनली वाई, वाई तो किया नहीं है ना, एक्स वाई नहीं, वाई जब की नहीं तो एक्स वाई नहीं पॉसिबल है, वाई जी, सी ने तो यू निकाला है, तो किसने किया है, ओनली एक्स ने। दैट मींस कि 30 के आंसर जो होंगे वो क्या होंगे, ऑप्शन ओनली ए। मींस व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। अब क्वेश्चन नंबर 31 इज choose the correct options which explain why the sun appears reddish at a sunrise and sunset। मींस कि हमसे कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ ऑप्शंस उन्होंने दे गिव यू, और कह रहे हैं कि उसमें चूज करो कि why the sun appears reddish। मींस कि जब सन appears reddish हो रहा होता है, मींस कि रेड कलर्स हो रहे होते हैं, कब, जब सनराइज और सनसेट के टाइम पे। व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड इट, दे गिव यू ऑप्शन। फर्स्ट वी गो ऑन ऑप्शंस एंड देन वी विल डिस्कस व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। The sun emits red light during the sunrise and sunsets। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि सन्स क्या होते हैं, व्हाइट लाइट्स के स्पेक्ट्रम्स होते हैं, तो वो सारे लाइट से ऑलवेज है ना, ऐसा तो है नहीं कि कोई बल्ब है
है ना, अब हमें रेड लाइट्स का देना है सवेरा हो गया, ऐसा तो कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। मींस कि ओनली सनलाइट इमिट्स, इट्स नॉट, मींस कि एट सनराइज एंड सनसेट इफ only emits red lights, that assumption या that statement is false. At a sunrise and sunset, the sun is closer to the earth, so its red light is more intense. नहीं, ऐसा भी नहीं है कि मतलब सनसेट और सनराइज के टाइम्स में क्या हो जाएगा, वो क्लोज आ जाएगा, वो तो अपने एक्सेस पे फिक्स्ड है, और अर्थ भी अपने एक्सेस पे मूव कर रही है, तो क्या ऐसा तो है नहीं कि वो क्या हो जाएगा, उसके क्लोज हो जाएगा। रोटेशनल मोशन और हमने क्लास 9 में पढ़ रखा, तो ये भी ऑप्शंस क्या है, इनकरेक्ट है। अब हमारे पास दो ऑप्शंस इनकरेक्ट हो गए क्योंकि उनके कोई प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं थे, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि बोगस स्टेटमेंट्स दे रखा था, जो देख के ही पता चल रहा था। अब हमारे दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बिकॉज ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट एंड रेड लाइट्स द लेस, दैट्स ड्यू टू द लॉन्गर वेवलेंथ। हाँ, जब भी व्हाइट लाइट्स का स्पेक्ट्रम हम प्रिज्म के थ्रू जो ड्रॉ करते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि व्हाइट लाइट्स मींस स्पेक्ट्रम जो पास होता है वो 7 कलर्स में डेविएट्स होते हैं, और उन 7 कलर्स का पैटर्न ये होता है कि अगर कोई लाइट्स पास हुई है तो यहाँ से ऐसे स्पेक्ट्रम, तो फिर उसके बाद इनके क्या होते हैं, डिविजन्स होते हैं 7 कलर्स में, तो यहाँ पे क्या होता है, रेड होता है, यहाँ पे क्या होता है, वायलेट्स होती है। तो क्या होगा कि, है ना, तो वही बात उन्होंने कही, बिकॉज ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट एंड रेड लाइट द लीस्ट ड्यू टू, हाँ, तो रेड लाइट क्या है, लीस्ट है, ठीक है, एट लॉन्गर वेवलेंथ, तो उसका रीजन क्या है, लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मींस करेक्ट है। बिकॉज रेड लाइट स्कैटर्ड द मोस्ट, नहीं, रेड लाइट तो लीस्ट हो रहा है, क्योंकि सबसे कम स्कैटर्स किसने किया है, रेड लाइट्स ने, तो रेड लाइट्स तो क्या हो रहा है, लीस्ट हो रहा है, तो दैट मींस कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, इनकरेक्ट है। उन्होंने फर्स्ट इस पॉइंट्स में कह दिया कि रेड लाइट लीस्ट, रेड लाइट तो लीस्ट कर ही नहीं रहा, रेड लाइट सॉरी इस मोस्ट, तो रेड लाइट तो लीस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से तो मींस 31 के ऑप्शंस कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 रीजन और असर्शन बेस्ड है। रीजन और असर्शन बेस्ड में क्वेश्चंस क्या होंगे कि उन बिहाफ पे हमें क्या करना है, आंसर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 32, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ कॉइल इज यूनिफॉर्म एंड यूनिडायरेक्शनल। हाँ, ध्यान देना बेटा कि ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जो भी फील्ड लाइंस के अंदर जो मैग्नेटिक मींस कि किसी भी कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती है वो क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। या कहीं कहीं पे क्या लिखा होगा, कांस्टेंट लिखा होगा, तो भी कंफ्यूज नहीं होना कि मींस कि अगर जितनी इंटेंसिटी है उतनी ही रहेगी। और यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में अगर जा रही है तो जा रही होगी, और अगर आ रही है तो क्या हो रही होगी, आ रही होगी। मींस कि अगर ये कॉइल्स है तो इस कॉइल्स के सेंटर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर एग्जिट कर रही होती है वो क्या होगी, यूनिडायरेक्शन होगी, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो दैट मींस कि assertion is correct, assertion is correct. Now what about regions? If a direction of current at the end facing to the observer is clockwise, means कि अब ये जैसे ही डायरेक्शंस के बिहाफ पे स्टेटमेंट्स दिए इन्होंने, तैसे हमने क्या कह दिया कि ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब इसमें अगर डायरेक्शन ऐसा है, इसमें डायरेक्शन ऐसा है, तो हम तुरंत क्या करते थे कि ऐसे पोल्स बनाते थे, ठीक है। और अगर डायरेक्शन ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा, देखने पे क्या है कि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक कैसे चलती है, क्लॉक 12, फिर ऐसे क्या 1, फिर 2, फिर इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और अगर ऐसा सिचुएशन है तो क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल, क्या हो जाएगा, साउथ पोल। मींस कि अगर क्लॉक वाइज है तो क्या हो जाएगी, साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉक है तो क्या हो जाएगी, नॉर्थ पोल, ठीक है। देखते हैं, इफ अ डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंटरफेसिंग टू ऑब्जर्वर इज क्लॉकवाइज, क्या कह रहे हैं कि क्लॉकवाइज। अभी हमने तुरंत तुमसे बोला कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगी, साउथ पोल, देन this in will behave like as a south pole. Yes, that's बिल्कुल करेक्ट। यहाँ तक तो अभी तक बात पूरी सही है। Pole of magnet and so magnetic field lines will point inward at the facing of the observers. ठीक है, तो क्या हो जाएगी, अब ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्या हो जाएगा, तो अब साउथ पोल्स की तरफ क्या हो जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा इंटर करेगी। तो जब इंटर करेगी तो इधर फील्ड लाइंस क्या करेगी, इंटर करेगी, और इधर से फील्ड लाइंस क्या करेगी, एग्जिट करेगी, ठीक है। दैट मींस इसके रीजन और सेशन दोनों करेक्ट है, और इवन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि वही पॉइंट्स ही बताते हैं कि क्या हो कि साउथ पोल से इंटर करे और नॉर्थ पोल की टुवर्ड्स क्या करे, एग्जिट करे। तो दैट मींस रीजन और सेशन दोनों करेक्ट है, इसलिए 32 का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। बहुत ध्यान से डिस्कस करना बेटा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 33, आई स्टूडेंट्स फोकस, ठीक है, आई स्टूडेंट्स फोकस, ठीक है, आई स्टूडेंट्स फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम प्लेस एट अ डिस्टेंस अबाउट 2 मीटर्स अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। मींस कि क्या कह रहे हैं कि कोई एक स्टूडेंट्स है और वो कुछ प्लेस किया है उसने कैंडल को कहां पे, 2 मीटर्स। मींस कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या कह सकते हैं, कितनी है, u इज इक्वल टू कितना है, 2 मीटर्स, 2 मीटर्स दैट मींस 200 सेंटीमीटर्स, कितना, 200 सेंटीमीटर। और क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा, ध्यान देना, तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है,
इमेज डिस्टेंस किसमें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसमें होती है, नेगेटिव में। किसमें होती है, ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसका फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर है। एफ इक्वल्स टू, अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हमेशा किसमें होती है, पॉजिटिव में, इसलिए इसको हम किसमें लिखेंगे, पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन, आफ्टर दैट ही मूव्स ग्रेजुअली द फ्लेम टुवर्ड्स द लेंस। अब क्या कह रहा है बेटा, इस फिनोमेना को थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके, अगर मैं इस पार्ट को थोड़ा सा मैं नीचे शो करूं तो देखना। ठीक है, ऐसे सिचुएशंस थे, मींस कि क्या कह रहा है कि अब वो कह रहा है थोड़ा सा स्टेटमेंट इसको, आफ्टर दैट ही ग्रेजुअली मूव्स द फ्लेम टुवर्ड्स द लेंस। अब वो क्या कह रहा है कि उस लेंस को उसने क्या किया है कि उसके ऑब्जेक्ट को लेंस के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है, अभी ऐसा सिचुएशन था। ठीक है, ऐसा केस, थोड़ा सा इसको बहुत ध्यान से देखो। ऐसा केस था, ये फोकस था, मींस इसको ब्लू पेन से कर दो, थ्रेड से। ये इसका क्या है, एफ है, मतलब F2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 2F2, 2F2। यहाँ पे क्या होगा, F1 होगा, और ये क्या होगा 2F1। अब क्योंकि ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर से O है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 है, 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। मतलब कि होगा क्या बेटा कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, लेंस से काफी दूर है, तो जब लेंस से काफी दूर है, ठीक है, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे है, तो है ना, इनफाइनाइट पे रहेगा तो कहाँ पे रहेगा, फोकस पे, इनफाइनाइट पे रहेगा। लेकिन अब इनफाइनाइट पे उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने बोल दिया कि 100 मीटर्स पे है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसके हिसाब से तो इनफाइनाइट ही है। तो उसका इमेज फोकस कहाँ पे होगा बेटा, उसका इमेज फोकस F2 और 2F2 के बीच में होगा। कहाँ पे होगा, F2 और 2F2 के बीच में होगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट्स को he moves gradually the flame towards the lens। अब उसको क्या कर रहे हैं कि towards the lens लेके आ रहे हैं, पहले कहीं यहाँ पे रखा था, अब उसको क्या कर रहे हैं कि उसको इस तरफ से मूव करना स्टार्ट किए हैं, है ना, लेंस, एंड ईच टाइम फोकस इट्स इमेज ऑन दी स्क्रीन। अब उसकी स्क्रीन कहाँ पे रखी है, उन्होंने बोला क्या था, ऑन अ स्क्रीन, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, उसकी स्क्रीन कहाँ पे है, यहाँ पे। अब वो क्या कर रहे हैं, ठीक है, ईच है ना, एंड ईच टाइम फोकस इट्स इमेज ऑन दी स्क्रीन। अब वो चाह रहे हैं कि उसकी इमेज को क्या करने के लिए, फोकस करने के लिए। तो जैसे जैसे वो क्या करेंगे कि पास लेके आएंगे, तैसे तैसे उसकी इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, इधर शिफ्ट होती चली जाएगी, इधर रहेगी, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, और फिर इनफाइनाइट पे चली जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी। इन विच डायरेक्शन डज ही मूव्स द लेंस टू फोकस द फ्लेम ऑन। अब क्योंकि फ्लेम्स तो उन्होंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे स्क्रीन तो यहाँ पे लगा रखा है, तो मतलब वो क्या करें, अब वो इसको तो हटा नहीं सकते, उन्होंने कहा है कि उसको फिक्स ही रखना है, तो किसको हटाए फिर, इनके बिटवीन डिस्टेंस बढ़ाए। किसके बिटवीन, लेंस और स्क्रीन के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ाए, क्योंकि धीरे धीरे ये क्या होगा, ये शिफ्ट होगा। तो अब ये शिफ्ट होने की वजह से मतलब इमेज स्क्रीन और लेंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ रही है, तो स्क्रीन और लेंस के बिटवीन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से अब इसको फिक्स रखना है, तो क्या कर दो, इधर से ही मूव कर दो इसको बढ़ाने के लिए। तो इन विच डायरेक्शन डज ही मूव्स द लेंस टू फोकस द फिल्म ऑन द स्क्रीन, क्या करेंगे, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मींस की ऑब्जेक्ट की ही तरफ क्या करें, उसको लेंस को मूव करें, तो जिससे क्या कर पाए, वो फोकस कर पाए। व्हाट हैपेंस टू साइज ऑफ द इमेज ऑन द फ्लेम ऑफ द फ्लेम फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, क्या हो जाएगी, धीरे धीरे उसकी साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, मैग्निफिकेशन जैसे जैसे इधर जाती है तो क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। एट व्हाट इज द सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन द फ्लेम इज वेरी क्लोज एट अबाउट 5 सेंटीमीटर टू द लेंस। अब क्या होगा, ठीक है, अब सीन क्या हो जाएगा बेटा, जब व्हाट इज द सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन द फ्लेम इज वेरी क्लोज अबाउट 10। अब है ना, व्हाट इज द सीन ऑन द स्क्रीन व्हेन द फ्लेम इज वेरी, अब वो जब ऐसा ही कंडीशन और यहाँ पे रख दें, उठा के यहाँ पे रख दें, ये थर्ड केस के लिए है, यहाँ पे रख दिया, तो फिर क्या हो जाएगा सीन। तो अब हम क्या कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे फोकल लेंथ, तुम्हें पता है उसको कैलकुलेट कर लो। तो क्या है लेंस फार्मूला, इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ग्रीन कलर्स में थर्ड पार्ट से बेटा, ठीक है, क्या है लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। अब क्योंकि b तुम्हारी नेगेटिव से b निकालनी है, b तुम्हारी नेगेटिव से तो इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/b। और ज्यादा सॉल्व करेंगे, f कितना था 10 सेंटीमीटर, बट प्लस में था तो प्लस, और ये क्या है माइनस में, तो 1/5। तो इसको और ज्यादा सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, ये -2 हो जाएगा, इसको 1/b।
तो मीन्स कि b इक्वल टू कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। मतलब अब हमारे पास डिस्टेंस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, मतलब लेंस और स्क्रीन के बिटवीन की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, और माइनस में दैट्स व्हाई वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करने लगेगा। माइनस का रीजन क्या हो गया कि अब वो इमेज फॉर्मेशन, और ये बात हमें पता भी है कि जब फोकस और ऑप्टिकल सेंसर्स के बिटवीन हो जाती है तो इमेज फॉर्मेशन इधर ही होने लगती है। ठीक है, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था। मैं फिर से बोला हूँ कि अब ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हो सकता है तुम उसके बारे में ना पढ़े हो और फिर उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट हो जाए, जैसे ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। Question number 34. Question number 34. What is the question number 34? In our daily life, we use two types of electric current whose current time graph are as given below. Means कि उसका current time graph क्या है given है। Means कि टाइम बढ़ते जा रहा है, करंट की इंटेंसिटी क्या है सेम है। तो क्या हो जाएगा जब टाइम बढ़ते जाएगा बेटा और करंट की वैल्यू क्या रहेगी सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, तो ऐसे करंट को क्या कहते हैं डीसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं डीसी करंट। मतलब क्या होगा डायरेक्ट करंट। क्या होगा डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए है डीसी के लिए और ये ग्राफ किसके लिए है एसी करंट के लिए। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ करंट इन टू केसेस। यस, फर्स्ट केसेस करंट इज डीसी करंट या डायरेक्ट करंट, और इन सेकंड केसेस करंट इज अल्टरनेटिंग करंट या एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग मींस कि साइन के फंक्शंस के टुवर्ड्स वो क्या कर रही है चेंज कर रही है, अल्टरनेट कर रही है। मींस कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद वो अपना डायरेक्शन चेंज कर रही है, चेंज करते हुए फिर वो इनिशियल कंडीशंस को क्या कर रही है ऑब्टेन कर ले रही है। ठीक है, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ लिस्ट टू डिफरेंस बिटवीन द टू करंट्स। अब इनके बेसिस पे हमें क्या करना है कि हमें ग्राफ, इनके बेसिस पे हमें क्या करना है आंसर्स करना है बेटा। क्या आंसर्स करना है कि क्या डिफरेंस है इसमें। तो पहली बात तो क्या होगा कि डायरेक्ट करंट, मैं यहाँ पे टेबल्स बना दूं। ठीक है, डीसी के लिए और एसी के लिए। जैसा कि देखने में ही लग रहा है कि डीसी करंट क्या है कि डायरेक्ट करंट है, मींस तो ये क्या हो जाएगा इसके जो मैग्नीट्यूड्स होगी वो हमेशा क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी मैग्नीट्यूड्स क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या रहेगी चेंज होती रहेगी, चेंज विथ टाइम। ये क्या है यूनिडायरेक्शनल है, मींस एक ही डायरेक्शन में चलेगी, मल्टी डायरेक्शनल या टू डायरेक्शनल है। ठीक है, आई बात समझ में। बस बेसिक्स इतना दे दो आंसर्स। ठीक है, तो दैट मींस कि क्वेश्चन नंबर ये डन हो गया, इसके दोनों पार्ट्स हमने क्या कर दिए कर दिए। ठीक है, इसके दोनों पार्ट्स क्या हो गए ए बी। 24 के हमें क्या करने थे ए या दो करने के थे, बट हम दोनों को पार्ट्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24 के बी पार्ट्स पे। 24 के बी पार्ट्स पे 24 बी पार्ट्स। ठीक है, what is the 24th? A magnetic compass needle is placed in the plane of the papers at a point as shown in the figure. मींस कि क्या कह रहे हैं कि एक कोई मैग्नेटिक कंपास प्लेस किया है और उसका डायरेक्शन ऐसे आ रहा है। जब ऐसा सिचुएशन ऑब्टेन भी होगा बेटा, मैं फिर से इस बात को थोड़ा सा कह रहा हूं कि जब ऐसा सिचुएशन ऑब्टेन होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, अगर करंट ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि करंट के परपेंडिकुलर में ही क्या होगा, करंट के परपेंडिकुलर में ही क्या होगा, सही अगर कंपास इधर जा रही है दैट्स मींस करंट उसके क्या रहा होगा परपेंडिकुलर। तभी तो क्या हो रहा होगा कि राइट हैंड थंब रूल्स के रिगार्डिंग अगर हम थंब को इधर कर दें तो जो फिंगर्स के कर्ल्स होंगे वही तो क्या बताएंगे कंपास। ठीक है, तो अगर हमारी फील्ड्स इस तरफ जा रही है मींस कि ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस क्या हो जाएगा ये कंडीशंस आ जाएगी। अब हमें क्या कह रहे हैं कि in which plane should a straight current carrying conductor is placed so that it pass through a under is in which no change in deflection of the compass। अगर हमें ऐसा कोई सिचुएशन ऑब्टेन हो गया है, हमसे कह रहे हैं कि ऐसा कहीं पॉइंट ए पे ऐसे कंडक्टर्स को प्लेस करना है कि जिसकी वजह से कोई डिफ्लेक्शन ना हो। तो अगर तुम चाहते हो कि कोई डिफ्लेक्शन ना हो तो जिस डायरेक्शन में करंट कंडक्टर्स करंट कैरी कर रहा है उसी डायरेक्शन में इसको भी कर दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उसके परपेंडिकुलर प्लेस कर दो। क्या कर दो परपेंडिकुलर। मतलब ये थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को
ठीक है, उसके क्या कर दो परपेंडिकुलर। और दूसरी चीज ये है, एक फार्मूला होता है कि जब किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल्स या कंडक्टर्स आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो फोर्स होता है F इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा। मीन्स कि पहली बात तो क्या कि उस चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है, वो चार्ज किस वेलोसिटी से आया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में आया है उसकी इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के बिटवीन कितने एंगल्स पे आया है। तो अगर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, तो फिर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। और 0 कब होगा, जब उस सिचुएशन में उसको क्या कर दो, उसके प्लेस परपेंडिकुलर प्लेस कर दो। मींस कि जिस डायरेक्शन में कंपास था, मींस कि वैसे तो प्लेन के तो परपेंडिकुलर होगी, क्या अगर लिखना हो तो क्या कहेंगे प्लेन के क्या परपेंडिकुलर, बट क्या है इन विच शुड बी अ करंट करिंग कंडक्टर बी प्लेस सो दैट इट पास थ्रू एंड देयर नो चेंज डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। कंपास में तो नहीं, बट क्या है कि जो भी कंडक्टर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ है, बट पैरेलल टू कंडक्टर्स। ठीक है, जो एक्सटर्नल कंडक्टर है, एक्सटर्नल कंडक्टर्स को प्लेन के परपेंडिकुलर बट पैरेलल टू दी प्रेजेंट कंडक्टर्स के, ये ध्यान देना। ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन द डिफ्लेक्शन इज मैक्सिमम। अब क्या कह रहे हैं कि वही बात की डिफ्लेक्शन मैक्सिमम करनी है तो साइन किस थीटा के लिए क्या होती है 0। तो मींस कि क्या कर लो उसके पैरेलल कर दो, प्लेन के पैरेलल, पैरेलल टू द प्लेन, पैरेलल टू प्लेन, पैरेलल टू प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू एग्जिस्ट कंडक्टर, एग्जिस्ट कंडक्टर। वैसे जनरली तुम्हारे बुक्स में या कहीं पे भी जो कोई जस्टिफाई करेगा वो इतना ही आंसर्स लिखेगा, इतना ही। ठीक है, ये पार्ट्स प्लेन वाली ही डिस्कशन करेगा क्योंकि कंडक्टर्स वाली कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स में है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 35 35। अब 35 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बुक्स में ही दिए हुए हैं जनरली, बट मैं देख रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस आ नहीं रहे थे पेपर्स में, तो इसलिए अब होगा क्या बेटा, मैं थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे थोड़ा एक काम करने जा रहा हूँ। इस पॉइंट पे मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ नॉर्मल। अब जब नॉर्मल ड्रॉ किया और लाइट नियरर से डेंसर में जा रही है तो क्या हो जाएगी, अब जानी इसको स्ट्रेट ऐसे चाहिए थी ऐसे, बट ये क्या हो जाएगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, क्या हो जाएगी थोड़ी सी बेंड हो जाएगी। अब जिस सरफेस पे गई इस पे भी क्या कर दो नॉर्मल ड्रॉ कर दो। इसकी नॉर्मल है ये प्रिज्म क्यू वाले की, तो जब नॉर्मल ड्रॉ किए तो अब क्या होना चाहिए था, ये डेंसर से रेयर में जा रही है तो इसको नॉर्मल से क्या होना चाहिए अवे होना चाहिए था, इधर न जाके इसको थोड़ा सा अवे होना चाहिए था इधर। लेकिन अब जैसे ही ये इस सरफेस पे गई बेटा, जैसे ही ये इस सरफेस पे गई तो अब इसके नॉर्मल्स क्या हो गए यहाँ ड्रॉ हुए, इसके नॉर्मल्स क्या हुए यहाँ ड्रॉ हुए, और अब फिर ये फिर किधर जाने लगी इधर, और फिर इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ हुआ और किधर जाने लगी इधर। अब ये इसको स्ट्रेट में जाके नॉर्मल से आगे तो ये किधर जाने लगी इधर। ठीक है, ये कहानी ध्यान रखना था, ये इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, द डायग्राम शो द टू आइडेंटिकल प्रिज्म ए बी, मींस कि एक प्रिज्म का नाम ए है दूसरे का नाम बी है, आइडेंटिकल है, प्लेस्ड विद देयर फेसेस पैरेलल टू ईच अदर एट व्हाट अ व्हाइट लाइट ऑफ पीक्यू। ये कोई व्हाइट लाइट से, कौन सी लाइट से, ये व्हाइट लाइट्स है। अब ध्यान देना स्प्लिट्स होगी यहाँ पे तो स्प्लिट्स होगी, लेकिन फिर कंबाइन होकर फिर ये किस में प्रोड्यूस करेगी, व्हाइट लाइट्स में ही प्रोड्यूस करेगी। ये बात ध्यान रखना, ये किस में प्रोड्यूस करेगी, व्हाइट लाइट्स में ही प्रोड्यूस करेगी। नेम द फिनोमेनन दैट अकर्स इन द फर्स्ट प्रिज्म एंड डिफाइन इट्स। अब क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है फर्स्ट प्रिज्म में, और इस रेस को क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। क्या कहते हैं, इमर्जेंट रे। ठीक है, कौन सा फिनोमेना हो रहा है, डिस्पर्शन हो रहा है, और डिस्पर्शन की वजह से क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट, फिर से डबल डिस्पर्शन हो रहा है, और जिस वजह से व्हाइट लाइट स्प्लिट हुई अपने 7 कलर्स में, और फिर वो 7 कलर्स कंबाइन होकर फिर किसको क्या बना दिए, व्हाइट लाइट्स। क्या बना दिए, व्हाइट लाइट्स। तो जो एक्स्ट्रा जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, व्हाइट लाइट्स ही होगा, और जो इनपुट होगा वो ऑलरेडी व्हाइट लाइट्स था ही। तो ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दैट इज क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी, क्वेश्चन 35 तो डन हो गया हम लोगों का। ठीक है, आते हैं थोड़े से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, एट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कह रहा है सेंटर्स पे। पहली बात तो ध्यान देना, अभी तुमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा है कि कोई करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा तो
तो उसके सेंटर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स की स्ट्रेंथ होगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। क्या रहेगी? यूनिफॉर्म होगी। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने डायरेक्शन पूछा है, तो ये थोड़ी सी अलग पूछे हैं। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो कहेंगे कि कांस्टेंट होगी, और उसका एक फार्मूला है b = म्यू नॉट I अपॉन 2πr। ठीक है, आप स्टेट द रूल्स यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। आप उस सिचुएशन में कैसे कि ध्यान दो बेटा, जो बायोसेवर्ट्स के लॉ है, मतलब राइट हैंड थंब्स लॉ है, बायोसेवर्ट्स के नहीं, राइट हैंड थंब लॉ है, उस थंब लॉ के रिगार्डिंग क्या करते हैं कि जब भी हमें ऐसा सिचुएशन ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब ऐसा कंडीशंस आए, तो मैं थोड़ा सा तुम्हें इस बात को दे दें, जब भी करंट लूप में आए तो राइट हैंड थंब रूल्स था क्या, कि राइट हैंड थंब रूल्स ये था कि हम क्या करते हैं कि अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दें। कब? स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए। कोई स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स के लिए हमारे पास रूल था कि अपने थंब को हम क्या कर दें, थंब को क्या कर दें कि करंट की डायरेक्शन में रख दें, तो जो इसके फिंगर्स के कर्ल्स होंगे, जो इसके फिंगर्स के कर्ल्स होंगे वो हमें क्या बताएगा, ठीक है, जो इसके फिंगर्स के कर्ल्स होंगे वो हमें क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन। क्या बताएगा? फील्ड की डायरेक्शन। और फिर हम उस कंडीशंस में बताते थे कि ये ऐसे आउटपुट्स और इनपुट्स फील्ड्स होगा। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशंस थी। लेकिन जब भी लूप्स में तुम्हें करंट दिया हो, अब यहाँ पे तो हर जगह पे तो तुम रख के निकालोगे नहीं, तो अब इसमें थोड़ा सा एक काम कर लिया करो, इसमें ये काम कर लिया करो कि फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में रख दो, फिंगर्स की करंट की डायरेक्शन। अब तुम्हें देखने पे जैसे ऐसा सिचुएशन अभी ऊपर डिस्कस किया गया है कि अगर ऐसा दिखेगा तो नॉर्थ पोल करंट इधर हो, और अगर करंट ऐसे आए तो ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल। क्या हो जाएगा? साउथ पोल। तो इसलिए ये पूरा पोल्स कैसा हो जाएगा, और इसके नीचे वाला जो पोल्स होगा वो क्या हो जाएगा, कैसा करंट जा रहा है, नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल्स हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, क्लॉकवाइज, या तो इसकी थंब रूल से ही कह सकते हो, और या कह सकते हो राइट हैंड थंब रूल से, और या तो फिर हम कह देंगे कि नॉर्थ और एंटी क्लॉक और साउथ क्लॉक वाइज। तो डायरेक्शन बता दो। तो एबव लाइंस क्या है, स्टेट द रूल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स एट द सेंटर, सेंटर्स में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड्स ऐसे रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी। ठीक है, और क्या रहेगी, नॉर्थ, और इधर क्या रहेगी, साउथ। इधर से क्या हो जाएगी, फील्ड लाइंस इंटर करेगी, और उधर से फील्ड लाइंस क्या करेगी, एग्जिट करेगी, इसी सर्कुलर लूप्स में। ये था रूल्स, क्या, राइट हैंड थंब रूल्स। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 37 है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। जनरली ये आईसीएससी बोर्ड्स में पूछा जाता है, सीबीएसई और यूपी बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाता है, या स्टेट्स बोर्ड्स में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ध्यान देना, इस क्वेश्चन को देखने पे इसको इंक्लूड इसीलिए किया गया है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता चले कि ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ध्यान देना, अगर यहाँ से लाइट आ रही तो दैट मींस कि हम इस पॉइंट्स को क्या कहते हैं, सोर्स कहते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये क्या है, सोर्स है, मतलब लाइट्स यहाँ पे रखी हुई है। व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90। ये पार्ट्स, इसको थोड़ा सा इरेज कर दें। ठीक है, क्या है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90। ये पार्ट्स 30 दिया है, तो इसका मतलब ये पार्ट्स कितना होगा, 20। क्या होगा, 20। तो जब ये 20 होगा, और आई किसके इक्वल्स होता है, आर के। आई और आर क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 20। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री। ये तो थी फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, 20 डिग्री। ऑप्शन सेकंड थोड़ा सा देखना, उन्होंने क्या कहा है, ड्रॉ रे डायग्राम्स टू फाइंड द एंगल ऑफ बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे इन इट्स द प्लेन्स मिरर्स में। अब कह रहे हैं प्लेन मिरर रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में। इन्होंने क्या किया, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को उन्होंने, इस प्लेन मिरर्स को उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो इस मतलब ये वाले एक्सेस अगर इसको O और O डैश कह दें, तो इस वाले एक्सेस को इधर और इसको इधर मूव कर दिया। तो जब ऐसा किया तो कैसा सिचुएशन हो गया, ऐसा। कैसा केस हो गया, ऐसा। कितने डिग्री इन्होंने मूव किया, 10 डिग्री। कितना डिग्री मूव किया, ये तुम्हारा प्लेन मिरर हो गया। एक्चुअल में प्लेन मिरर्स क्या हुआ, अब ये हुआ। तो जब ये प्लेन मिरर्स हो गया, दैट्स मींस क्या हो गया कि अब सोर्स तो वहीं पे है, सोर्स कहाँ पे है, वहीं पे है। जब सोर्स वहीं पे है, सुनना बात को, जब सोर्स वहीं पे है बेटा, तो क्या हो जाएगा, अब सोर्स वो है तो क्या हो जाएगा, अब यहां से यहां तक कितना हो गया, 70। ये पहले से था, 10 ये है तो कितना हो गया, 80 डिग्री। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो गया, 10 डिग्री। कितना हो गया, 10। और फिर कह रहे हैं ड्रॉ रे डायग्राम टू फाइंड द एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड्स। अब एंगल्स और इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड्स के बिटवीन हमसे कहा था एंगल फाइंड करने के लिए, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, किसके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड के बीच। अब इंसिडेंट अगर 10 है तो रिफ्लेक्टेड भी क्या हो जाएगी, 10 ही होगी, क्योंकि लॉस है। तो उनके बिटवीन जो एंगल्स हो जाएगा वो कितनी हो जाएगी, 20 डिग्री।
और इसका ड्रॉ भी ऐसे करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सिचुएशन थोड़ी सी ये वाली लाइट रेस टर्न होगी। ठीक है, इसका जो नॉर्मल्स होगा, इसका नॉर्मल्स ऐसे ड्रॉ होगा। ठीक है, अब ये नॉर्मल्स इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये वाला एंगल्स क्या हो जाएगा, ये इसका नॉर्मल है एन। तो अब इस ये वाली लाइन यहां से जाके ऐसे शिफ्ट हो जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये वाली लाइन है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब इसी क्वेश्चंस को लेके इंटरप्ट नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 रीड करते हैं बेटा स्टेटमेंट्स और फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 को रीड करते हैं। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को और ऊपर, ठीक है, नाउ इट्स गुड। क्या क्वेश्चन नंबर 38, the relationship between the potential difference and the current was the first established by, this question number 38, established by George Simeon Ohms, named after that is called Ohms law। मींस कि ये सारे बिटवीन रिलेशन जो किसमें करंट और पोटेंशियल के बिटवीन जो रिलेशन बताया था, ओम्स ने बताया था, और बाद में इस लॉ का नाम क्या हो गया, ओम्स लॉ हो गया। दिस लॉ स्टेट दैट द करंट थ्रू आर मेटेलिक कंडक्टर्स is proportional to the potential difference applied between the two ends। हाँ, इस लॉ ने ये बताया कि जो मेटेलिक कंडक्टर्स के जो पोटेंशियल्स होंगे वो उसके करंट के अप्लाइड्स के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मींस कि उसके टुवर्ड्स में जो करंट होगा उसके पोटेंशियल के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फिर उस बात को ये हुआ कि जो रिलेशन एस्टैब्लिश हुई तो B इक्वल्स टू IR के से, वेयर R इज अ कांस्टेंट फॉर द कंडक्टर एंड इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर्स। ये बात ठीक थी। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। Although Ohm's law has been found valid over a large class of materials, there do exist materials and devices used in electronic circuits where the proportionality B and I does not hold। Means कि क्या हो रहा है कि उसके B और I proportionalities does not hold कर रहे हैं। ठीक है, if both the potential difference, अब क्वेश्चन जो स्टार्ट हुआ है, अब वो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दैट इज क्वेश्चन नंबर ए। क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, अब जैसे हम ये बात कहते हैं कि पहले पोटेंशियल B था, रेजिस्टेंस R था और करंट I था, तो रिलेशन हमारे पास क्या होता है, B इक्वल्स टू IR, B इक्वल्स टू IR। अब क्या कह रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस ये था। अब क्या करें, इफ बोथ पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस इन अ सर्किट आर इंक्रीज्ड, क्या कह रहे हैं, जो न्यू हमारे पास B डैश होगा, पोटेंशियल को कह रहे हैं 3B, 3 टाइम्स, है ना, इंक्रीज 3 टाइम्स, एंड इलेक्ट्रिक करंट, और I को भी क्या कह रहे हैं, I डैश क्या हो जाएगा 3I, मतलब जो पहले करंट था उसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया to 3 times their original value। what will be the effects of current in this circuit। ठीक है, सॉरी, एंड द रेजिस्टेंस इन दिस इलेक्ट्रिक सर्किट, रेजिस्टेंस को सॉरी बेटा, ये R डैश को इंक्रीज किए हैं 3 टाइम्स, एंड द रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर इंक्रीज टू 3 टाइम्स their original value। what will be the effects of temperature। अब हमें पता है कि V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, I डैश और R डैश, I डैश हमें निकालना है, तो B डैश हो जाएगा 3B, R डैश हो जाएगा 3R, तो 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये I डैश बेटा, तो ये हो जाएगा B अपॉन R, दैट्स मींस ये क्या है I। तो क्या हो जाएगा, करंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा, करंट उतना ही आएगा, करंट्स में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, करंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, करंट उतना रहेगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, for a conductors a graph is plotted between the potential difference B and A। explain what is the graph indicates। मींस कि ये क्या कर रहे हैं बेटा, V और I के बिटवीन रिलेशन स्टेब्लिश कर रहे हैं, और यहाँ से हम कह सकते हैं R डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल B अपॉन डेल I। ठीक है, यही होता है मींस की चेंज इन, और ये जो स्लोप्स होगा किसके रिस्पेक्ट में, जो इसके रिस्पेक्ट में स्लोप होगा वो थीटा होगा, तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा के इक्वल्स हो जाएगा, और ये tan थीटा किसके इक्वल्स होगा, इस स्लोप्स के इक्वल्स होगा। ठीक है, ये वोल्टेज एंड करंट्स ना रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 के नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, a plots between
between potential difference B and x axis and y on the y axis for a conductor। मींस कि हमें क्या करना है, एक बेसिक जो ग्राफ दे रखा है उसी को प्लॉट करना है। प्लॉट्स ऐसे करना है कि ये थोड़ी सी ध्यान है कि ऐसे सिचुएशंस में, ठीक है, B और I के बिटवीन में पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है B है और ये हमारा क्या है I है। तो जो B और I के बिटवीन जो ग्राफ आएगा वही हमारा क्या आएगा, R आएगा। ये किसके लिए आएगा, R के लिए आएगा। और कंडक्टर्स, when a battery of 9 volt is connected across a conductors, इतना एम्पियर flow through it, calculate the resistance of the conductors। तो B equals to IR, B इन्होंने दे रखा है, B is 9, I you need to calculate, I is 0.1, R you need to be calculate, that means कि R is equals to 90 ohm, 90 ohm। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 and that is last questions of this papers। Sorry, little bit interruptions। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। अटेम्प्ट आइदर ए और बी। क्वेश्चन, इन अ सर्किट ए बी सी डी आर 4 लैंप्स आर कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट्स। मींस कि क्या हो रहा है कि ये 6 वोल्ट्स की बैटरी से कनेक्टेड है। कौन, एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग। मींस और ये सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। सारे कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशन इन विच लैंप्स आर अरेंज्ड। कैसे में, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबकी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट्स एक ही पॉइंट्स पे है, इसलिए इस कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू योर अबव आंसर्स व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एनी टू दिस कॉम्बिनेशंस। क्या होगा, ईच वन गेट, क्या हो जाएगा, अगर एक कोई बल्ब फ्यूज हो जाए तो रेस्ट ओवर बल्ब विल वर्क प्रॉपर्ली। एक्सप्लेन विद प्रॉपर कैलकुलेशन विद लैंप्स ग्लो, है ना, इन विच कैलकुलेशन विच लैंप्स ग्लो द ब्राइटेस्ट। अब क्योंकि पोटेंशियल सबको सेम मिल रहा है, पोटेंशियल सबको सेम मिल रहा है, दैट इज 60, तो क्या हो जाएगा, अब कौन सबसे ज्यादा ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा, ये थोड़ा सा तुम्हें सोच के आंसर्स करना है कि विच वन इज ग्लो ब्राइटेस्ट। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा कि अगर पोटेंशियल सबको सेम मिला है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हो सकता है सबके अलग अलग हो। ठीक है, जो ज्यादा करंट्स को ग्लो होने की कंडीशंस क्या होती है कि जो ज्यादा करंट्स को होल्ड करे वही ज्यादा अच्छे से ग्लो हो। मींस कि जिसकी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, ज्यादा देर तक होल्ड करेगा। तो किसमें, क्योंकि पोटेंशियल सबको बराबर मिला है और करंट सब में क्या हो रहा है, अलग अलग आ रहा है। और इस वाले सर्किट में, किस वाले में, सर्किट सी को करंट्स क्या है, ज्यादा मिल रहा है। करंट क्या मिल रहा है, जनरली रिस्पॉन्सिबल्स क्या हो रहे हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, अब एक्सप्लेन विच प्रॉपर क्वेश्चन विच लैंप्स ग्लो ब्राइटेस्ट। अब ये फिर से एक बार सोच लो कि क्या हम उस बिहाफ पे करेंगे, क्या हम उस बिहाफ पे करेंगे कि जिसमें प्रॉपर कॉम्बिनेशन तुम्हें पैरेलल में दिए हैं, करंट अलग अलग दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो फिर कौन सा, कौन सा, किसकी रीडिंग ज्यादा होगी। ठीक है, अब ध्यान दो, बहुत ध्यान से बेटा, ग्लो होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, हम कहते हैं ना कि एलईडी लेके आ गए हैं, ये एलईडी इतने वाट की है, ये एलईडी इतने वाट की है। ठीक है, अब पोटेंशियल तो सबके अक्रॉस में सेम जा रहा है, तो जो एलईडी की वाट ज्यादा होगी वो एलईडी क्या होगी, ज्यादा तेज ग्लो करेगी। हम कहते हैं ना कि 9 वाट की एलईडी क्या है, थोड़ा सा कम है, तो ऐसा करो कि 10 वाट की ले आओ या 15 वाट की बल्ब लगा दो। तो क्या है, एबी की जो पावर्स है, एबी की जो पावर्स है वो क्या है, 180 वाट। कितनी है, 180 वाट की। जो बी की पावर्स है वो कितनी है ना, 6 इंटू, मीन्स की क्या कर रहे हैं हम बेटा, 60 इंटू 4 कर रहे हैं। ध्यान देना, मीन्स की ये ध्यान दो, बी हमारे पास कांस्टेंट सबके पास यही जा रहा था और इनकी करंट क्या है, 4 एम्पियर्स इसमें है, तो इस वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, 4। तो कितना हो जाएगा, 240 वाट्स। और सी की क्या है, पी इक्वल्स टू 60 इंटू 5, दैट इज हाउ मच, 300 वाट। और डी दैट इज लास्ट वन, देयर इज 60 इंटू 3, अगेन 3, दैट मीन्स 180 वाट। तो किस कौन सबसे ज्यादा वाट की है, सी सबसे ज्यादा वाट की है। इस वजह से क्या हो जाएगा, सी सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा।
सी सबसे ब्राइटेस्ट ग्लो करेगा। अच्छा क्वेश्चन था, मैं फिर कह रहा हूँ कि इन सब इस पार्ट्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। सबसे ब्राइटेस्ट कौन ग्लो करेगा? सी, और सबसे लोएस्ट डी एंड ए। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर बी पार्ट्स, 39 बी पार्ट्स। ठीक है, ठीक है, नाउ बी पार्ट्स नेक्स्ट। ठीक है, the two electric circuits 1 and 2 are shown in the figures. In a circuit 1 the key K is closed. क्या है? K is closed है। Where the circuit second the key is open. ये की क्या है? ओपन है। इसके लिए क्या है? ओपन, और इसके लिए क्या है? क्लोज्ड, क्लोज्ड है। ठीक है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सर्किट्स 1 एंड 2। अगर ये सर्किट्स ओपन है तो ये रीड ही नहीं होगा, तो इसके लोड्स का मतलब है ही नहीं। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या रहेगी बेटा? आर नेट, इसकी हो जाएगी R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और इसकी क्या हो जाएगी? R नेट R1। R2 रीड ही नहीं होगा अगर ये ओपन है, क्योंकि करंट ही नहीं जाएगा, तो फिर रीड होने की मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। पर तुमने जैसे एक बल्ब लाके रख दिया घर में, कह दिया है कि जनरेटर चल रहा है लेकिन लोड बहुत ले रहा है। ठीक है, और टेलीविजन एंड हाइलोजन्स दूसरे के यहाँ जल रहे हैं, करें उनके यहाँ जल रहे हैं लेकिन अपने, और तुम्हारे यहाँ से उनके यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से तो इसका आर्ट कितना होगा? इतना। फाइंड द करंट इन ईच सर्किट। अब करंट कितना हो जाएगा तुम निकाल लो, क्योंकि ये सर्किट तो रीड हो नहीं रही है, तो ये क्या हो जाएगा? करंट क्या रहेगा? रिमेन सेम रहेगा, वही जाएगा, फ्लो हो जाएगा, इसमें करंट डिविजन हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे हम क्या करेंगे? करंट निकाल लेंगे। यहाँ पे जो करंट जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम जाएगा, तो पोटेंशियल सेम जाने की वजह से यहाँ पे जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा? I1 दैट इज B अपॉन R1, और यहाँ पे सॉरी R2, ये R2 है, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो करंट जाएगा वो हो जाएगा I2, ये इसको I2 कह दो। ठीक है, और यहाँ पे I1 दैट इज B अपॉन R1, दैट इज B अपॉन R1। ठीक है, कंपेयर द करंट इन द सर्किट्स 1 एंड 2। अब करंट क्या है? ऑफ कोर्स इसमें क्या होगा बेटा? रेजिस्टेंस कम ही है, तो क्या हो जाएगा? करंट क्या होना चाहिए? लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पैरेलल में क्या हो जाएगा कि इसका रिजल्टेंट सबसे कम आएगा। इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? सबसे कम आएगा। दैट मींस कि जो आर नेट होगा वो क्या होगा? वो R1 से भी कम होगा। ठीक है,